बच्चों, कैसे हो साहब। आज हमारा टॉपिक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो बीज होता है उसके अंदर की संरचना पढ़ेंगे। बीज कब बनता है और गुरु बीजाणुधानी जो है वो कब बनती है ना, कि हम जानेंगे कि बीज किस तरह बनता है, कहाँ बनता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा टॉपिक यही है, बीज जो होता है उसको पूरी डिटेल से पढ़ना। उसके अंदर कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, कौन कौन से आवरण पाए जाते हैं, इंटीग्यूमेंट पाए जाते हैं, है ना। तो हमारा यही टॉपिक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गुरु बीजाणुधानी, कि गुरु बीजाणुधानी होती क्या है, गुरु बीजाणुधानी की संरचना। गुरु बीजाणु क्या होती है, ये जो बीज होता है बीजांड, इसे हम दूसरा नाम क्या देते हैं, बीजांड देते हैं। गुरु बीजाणु को, गुरु बीजाणुधानी जो है उसको दूसरा नाम देते हैं बीजांड। बीजांड ये क्या करते हैं, गुरु बीजाणु यानी बीज जो होता है, यानी ये निषेचन, गुरु बीजाणुधानी निषेचन के पश्चात एक बीज का रूप ले लेती है, बीज का रूप ले लेती है। अब इसे कम कहते हैं गुरु बीजाणुधानी, है ना। तो बीज का निर्माण कब लेती है, निषेचन करने के पश्चात या परिपक्व होने के बाद ये क्या करती है, बीजांड या गुरु बीजाणुधानी एक बीज का निर्माण करती है, यानी बीज का रूप ले लेती है। ये होती तो बीज ही है, लेकिन ये निषेचन के पश्चात और परिपक्व होने के बाद बीज का रूप ले लेती है। तो हमारा सबसे पहले टॉपिक है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल अंग्रेजी में पढ़ेंगे, है ना, और हिंदी में भी पढ़ेंगे। फ्यूनिकल क्या होता है, ये डंडल जैसी संरचना जो दिख रही है। सबसे पहले ये देखते हैं, ये क्या डायग्राम जो है, ये क्या है, गुरु बीजाणुधानी का डायग्राम है। गुरु बीजाणु का डायग्राम है, जिससे हम सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले ये क्या लिखा हुआ, यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम को हम कहते हैं डंडल जैसी संरचना कहते हैं, है ना। यानी एक पतली सी लेयर जैसी संरचना, डंडल जैसी संरचना। अब इसके अंदर हम देखते हैं, इससे संरचना को हम कहते हैं फ्यूनिकल, यानी डंडल जैसी संरचना, बीजांड वृंत कहते हैं। इसे हम क्या हिंदी में कहते हैं, बीजांड वृंत, है ना, बीजांड वृंत, इसे हम कहते हैं बीजांड वृंत। बीजांड वृंत जो होता है ये क्या करता है, बीजांड वृंत इस पुष्प जो होता है, यानी गुरु बीजाणु जो होता है, सबसे पहले देखेंगे जो पुष्प जो होता है, पुष्प के फूलों को तोड़ देते हैं। फूलों को तोड़ने के बाद हम देखते हैं उसके ऊपर बस दो संरचना बचती है। एक तो गोल गोल संरचना, फूली हुई संरचना बनी हुई होती है, और दूसरा एक डंडेल जैसी संरचना जिसके ऊपर हल्के हल्के फूल आए हुए होते हैं, छोटे छोटे से। उन्हें हम क्या करते हैं, ऊपरले जो फूल आए हुए होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम वर्तिका कहते हैं, और उस वर्तिकाग्र कहते हैं। और उसकी जो बीच की जो लेयर, वो डंडी जैसी संरचना है। जैसे मैं बता देती हूँ, ये क्या है, एक डंडी है। इस डंडी को हम क्या कहते हैं, पूतंतु, यानी इसे हम स्त्री केशर के अंदर कहते हैं वर्तिका। इसे हम कहते हैं, इस डंडी को हम वर्तिका कहते हैं। लेकिन इसके ऊपर ये फांकड़े लग जाएंगे, ये फूल लग जाते हैं ना, फूल लग जाते हैं। अब इसे हम क्या कहते हैं, अब इसे हम कहते हैं वर्तिकाग्र, है ना, वर्तिकाग्र कहते हैं, और इसे कहते हैं वर्तिका। अब इसके बाद जो ये नीचे इस तरह की संरचना बनी हुई होती है ना, फूल को तोड़ने के बाद इस तरह संरचना बनी हुई होती है। इस संरचना को हम कहते हैं, ये जो गर्भाशय है, यानी गर्भाशय मतलब कहने का कि ये जो संरचना दिख रही है ये अंडाशय होती है। अंडाशय के अंदर क्या पाए जाते हैं, इस तरह की संरचना पाई जाती है ना, जो क्या होती है, इस क्या होता है, ये बीजांड द्वार जो होता है, यानी बीजांड वृंत जो होता है उससे जुड़ी हुई होती है, जिससे क्या होता है, ये आगे से चल सकता है। अगर यही नहीं रहेगा तो ये पौधा सूख जाएगा, है ना। तो ये इसको पोषण प्रदान करने का काम करता है ना। उसके बाद हम देखते हैं, ये जो भाग है, ये भाग क्या करता है, इससे जुड़ा रहता है। अब ये बीजांड द्वार है ना, बीजांड वृंत, है ना, बीजांड वृंत, और बीजांड वृंत के बाद बीजांड वृंत जुड़ा रहता है। इस भाग को हम कहते हैं अपरा, है ना, अपरा यानी प्लेसेंटा, जिससे इसको पोषण मिलता है। जैसे माँ के पेट के अंदर बच्चे को देखा होगा, बच्चे के ऊपर एक वाइट कलर की जो क्या लेयर तो नहीं कह सकते, उसे हम प्लेसेंटा कहते हैं, है ना। आसान भाषा है ये कि प्लेसेंटा जो होती है, अपरा जो होती है, उससे जुड़ी रहती है। जो माँ खाती है उससे उस बच्चे को पोषण मिलता है, वो एक नली यहाँ पे लगी हुई होती है, उससे पोषण मिलता है। तो यही है यहाँ पे भी कि अपरा वहीं पे है ना, वो जो बच्चा है उसे माँ से पोषण मिलता है। तो इससे डंडल से, है ना, इस पौधे को या इस गुरु बीजाणुधानी को पोषण मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अपरा कहते हैं। अपरा के बाद हम देखते हैं, ये जो संरचना है, ये अंदर की संरचना ये वाली है ना, बीज जो अंडाशय होता है उसके बाद की जो संरचना होती है ये वाली है। तो इसके अंदर हम देखते हैं सबसे पहले
कि बीजांड व्रंत जो होता है, फ्यूनिकल जो होता है, बीजांड व्रंत जिस स्थान से बीजांड से जुड़ा रहता है, बीजांड व्रंत जिस स्थान से बीजांड से जुड़ा रहता है उसे हम अपरा कहते हैं ना, अपरा कहते हैं। लेकिन जिस स्थान से मतलब ये डंडी जो है यहाँ इससे जुड़ी हुई होती है उसे हम कहते हैं बीजांड व्रंत, और जुड़ी हुई है यानी वो प्लेसेंटा का काम करती है, प्लेसेंटा से जुड़ी हुई है। लेकिन हाइलम जो होता है, ये हाइलम कब बनता है? बीजांड व्रंत और बीजांड दोनों जुड़ने के स्थान से बीजांड व्रंत, यानी ये तो बीजांड व्रंत है फ्यूनिकल ये वाला, और यहाँ से ये जो भाग दिख रहा है, ये वाला भाग दिख रहा है, ये क्या है? ये है हाइलम यानी नाभिका, इसे हम कहते हैं नाभिका। नाभिका 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 क्या करती है? ये जो बीजांड व्रंत है इसके बीच के स्थान को, बीजांड और बीजांड व्रंत के बीच के स्थान को जोड़ती है। जोड़ने वाले स्थान को, उस स्थान पर क्या पाया जाता है? उस स्थान पे पाई जाती है नाभिका, उसे हम नाभिका कहते हैं। ये नाभिका यहाँ पाई जाती है ना। और यहाँ पे क्या होता है? ये प्लेसेंटा के द्वारा जुड़े रहते हैं, प्लेसेंटा के द्वारा जुड़े रहते हैं। अब हम देखते हैं न्यूसेलस क्या होती है, बीजांड काय क्या होती है। बीजांड काय जो अंदर की संरचना होती है, ये बीजांड गुरु बीजाणुधानी जो होती है उसके अंदर की जो संरचना होती है उसे हम कहते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस कहते हैं, न्यूक्लियोसेलस नहीं कहते, न्यूसेलस कहते हैं इसे। जो क्या करते हैं, इसके अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं, प्रोटीन के कण पाए जाते हैं जिससे हमें पोषण मिलता है। ये न्यूसेलस यानी इस स्थान को हम कहते हैं, इस स्थान को हम कहते हैं बीजांड काय। बीजांड काय होता है। अब ये जो आवरण, अब हम देखते हैं गुरु बीजाणुधानी जो होती है उसके अंदर दो आवरण पाए जाते हैं। दो आवरण कौन कौन से पाए जाते हैं? अध्या आवरण और बाह्य आवरण, है ना। अध्या आवरण यानी इंटीग्यूमेंट, आवरण को क्या कहते हैं हम? इंटीग्यूमेंट। अध्या आवरण वो हो गया जो आवरण जो होता है उस गुरु बीजाणुधानी की रक्षा करता है, उस गुरु बीजाणुधानी की रक्षा करता है, संरक्षण प्रदान करता है ना। ये काम करता है इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट के बाद हम देखते हैं इंटीग्यूमेंट दो प्रकार से होता है। एक तो होता है बाह्य आवरण, इनर लेयर। दूसरा होता है कहने का मतलब बाह्य आवरण और अंत आवरण। अंत आवरण और बाह्य आवरण जो होते हैं वो दो प्रकार से पाए जाते हैं ना। बाह्य आवरण और दो ही तो हमने पढ़े थे कि इंटीग्यूमेंट दो प्रकार से होता है, एक तो अध्यावरण होता है लेकिन, और एक दूसरा होता है बाह्य आवरण। लेकिन दो पौधे ऐसे हैं, ऐसे पौधे हैं यानी वो फल है जिसके अंदर जो फल होता है, फल है, एक फल भी कह सकते हैं, उसे सब्जी भी नाम दे सकते हैं। लीची, पहला है लीची और दूसरा है अरंडी। ये दोनों पौधे जो होते हैं, ये फल जो होते हैं, ये क्या है? खाने की होती है और ये सब्जी बनाने की भी होती है ना। तो दोनों के अंदर जो इंटीग्यूमेंट पाए जाते हैं, ये एक दोनों ऐसे पौधे हैं जिसके अंदर इंटीग्यूमेंट पाए जाते हैं, वो तीन पाए जाते हैं। इनके अंदर इंटीग्यूमेंट तीन तरह से पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं एम्ब्रियो शेक। एम्ब्रियो शेक क्या होती है? ये जो भाग दिख रहा है, ये भ्रूण कोश जो दिख रहा है, इसका अर्थ क्या होता है? अध्या आवरण। अध्या आवरण दो होता है। पहला है बाह्य आवरण, बाह्य, दूसरा होता है अंत आवरण, ठीक है। अब हम देखते हैं एम्ब्रियो शेक। एम्ब्रियो शेक जो होती है, भ्रूण शेक जो होती है, भ्रूण कोश, ये क्या है? भ्रूण कोश है ना। भ्रूण कोश क्या करता है? इसे हम कहेंगे भ्रूण कोश कहते हैं। नहीं यार, सही नहीं लिखा गया है तो। इसे हम कहते हैं भ्रूण कोश। एम्ब्रियो शेक जो होती है, ये जो डायग्राम दिख रहा है, इसके अंदर गुरु बीजाणुधानी जो होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है? भ्रूण शेक पाया जाता है, भ्रूण कोश पाया जाता है, यानी एम्ब्रियो शेक पाया जाता है। भ्रूण कोश जो होता है वो उसे पोषण प्रदान करने का काम करता है। पोषण नहीं मिलेगा तो इसका जो जीवन यापन होगा वो नहीं होगा, वो आगे वृद्धि नहीं कर पाएगा। वो जो गुरु बीजाणुधानी जो है वो बीजांड का निषेचन के बाद क्या करता है? बीजांड का रूप ले लेता है। तो अगर एम्ब्रियो शेक ही नहीं होगा तो बीजांड का रूप नहीं ले पाएगा, क्योंकि ये पोषण प्रदान करेगा, इसको पोषण देने का काम करता है ना। तो इसे हम कहते हैं एम्ब्रियो शेक। जो अंदर की संरचना होती है उसे हम एम्ब्रियो शेक कहते हैं। अब एम्ब्रियो शेक के अंदर क्या पाई जाती है?
8 कोशिकाएं पाई जाती है। 8 कोशिकाएं कैसी होती है? इस 3 कोशिकाओं को, सबसे नीचे की कोशिकाएं जो होती है उन्हें हम कहते हैं सहायक कोशिकाएं, और ये होती है प्रतिमुख कोशिकाएं। इस सहायक कोशिकाएं और ये होती है एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स यानी होता है प्रतिमुख कोशिकाएं, इसे हम कहते हैं प्रतिमुख कोशिका, है ना, इसे हम कहते हैं प्रतिमुख कोशिका। इसके अंदर की जो संरचना है ये जो है भ्रूणकोश है, भ्रूणकोश के अंदर पाए जाते हैं। इसी भ्रूणकोश के अंदर ये जो कोशिकाएं हैं, इन 3 कोशिकाओं को क्या कहते हैं हम? सहायक कोशिकाएं, और इन 3 कोशिकाओं को क्या कहते हैं हम? प्रतिमुख कोशिकाएं। ये बीजांड द्वार जो होता है, यानी गुरु बीजाणुधानी के अंदर एम्ब्रियो शेक होता है। एम्ब्रियो शेक के अंदर क्या पाई जाती है? कोशिकाएं पाई जाती है। अब ये क्या है? ये प्रोटीन के कण है, ये प्रोटीन के एक सघन द्रव्य पदार्थ है। ये क्या है? पदार्थ है ना, पदार्थ है, जिससे इनको इस ब्रायोसेक यानी एम्ब्रियोसेक जो है उसको क्या करता है? लचीलापन प्रदान करने का काम करता है ना। अब इसके अंदर हम इस डायग्राम को और डिटेल से देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। हम पढ़ रहे थे प्रतिमुख कोशिकाएं, आगे पढ़ेंगे और डिटेल से प्रतिमुख कोशिका बताऊंगी और सहायक कोशिका बताऊंगी। अब हम देखते हैं मिडिल लेयर। ये जो है ये अंदर का आवरण है, इसके अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है, द्रव्य यानी पदार्थ पाया जाता है। इसके अंदर ये जो लेयर है वो मिडिल लेयर कहलाती है। इतना कुछ नहीं है, लेकिन ये एग्जाम के तौर पे ये डायग्राम आ जाता है। इसे डायग्राम के अंदर मेन होता है, इसे समझाना नहीं, इसके जो नाम है उनको याद रखना, उस डायग्राम को बनाना, और उसके अंदर अपन डिटेल से लिख सकते हैं। इसको अगर हमें आता है तो लिख सकते हैं, हम इस डायग्राम को देख के अपन इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। अब देखते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल एक ऐसा स्थान है, यानी एक बीजांड व्रंत के बाद कौन सा आता है? बीजांड द्वार। इसे हम कहते हैं बीजांड द्वार, है ना, इसे हम कहते हैं बीजांड द्वार, है ना, इसे हम बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार ऐसा स्थान होता है जिसके ऊपर इंटीग्यूमेंट आवरण जो होते हैं, अध्यावरण जो होते हैं वो नहीं पाए जाते। इस स्थान से क्या होता है? इस माइक्रोपाइल से ही क्या होता है? पराग नली जो होती है, जिसके अंदर परागकण होते हैं, पराग नली इससे आसानी से जा सकती है। इससे मतलब ये द्वार है, द्वार होने के बाद ये द्वार जो है, यानी इसका रास्ता ही क्या है? उस रास्ते को हम क्या कहते हैं? उस रास्ते को माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल इस स्थान से, ये जो स्थान दिख रहा है, इससे होके अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद बीज का निर्माण करता है। परिपक्व वो तभी होगा ना जब यह बीज का निर्माण कब करेगा? माइक्रोपाइल के अंदर परागकण जाएंगे, परागकण जाने के बाद बीज का निर्माण यानी रूप लेगा। तो ये माइक्रोपाइल इसकी पोषण यानी इसको अंदर यानी पराग नली जो होती है उसको जाने का द्वार होता है। ये पराग नली इस स्थान से होके जाती है ना। अब ये हो गया। अब हम देखते हैं फ्यूनिकल क्या होता है। अब इस डायग्राम से हम देखते हैं फ्यूनिकल होता क्या है। फ्यूनिकल देखते हैं। ये फ्यूनिकल बीजांड व्रंत एक ऐसा स्थान होता है, बीजांड व्रंत एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर बीजांड व्रंत के स्थान पे बीजांड व्रंत जो है अंडा बीजांड से जुड़ा रहता है, उस स्थान को हम कहते हैं, उस बीजांड व्रंत जुड़ा रहता है उसे हम अपरा कहते हैं। बीजांड व्रंत जिसके द्वारा जुड़ा रहता है उसे अपरा कहते हैं। बीजांड व्रंत से बीजांड करने का मतलब बीजांड व्रंत से बीजांड जुड़ा रहता है उसे हम क्या कहते हैं? अपरा कहते हैं। लेकिन बीजांड व्रंत बीजांड से जिस स्थान से जुड़ा रहता है उसे नाभिका कहते हैं। बीजांड व्रंत बीजांड से जिस स्थान पर दोनों जुड़े रहते हैं उस स्थान को हम नाभिका कहते हैं, है ना। और कहने का मतलब अपरा जो क्या करती है?
अपरा हम किसे कहेंगे, बीजांड वृंत जो है अपरा के द्वारा बीजांड से जुड़ी रहती है, लेकिन बीजांड से जुड़ी रहती है, लेकिन बीजांड वृंत और बीजांड जो होता है उसके मिलने के स्थान को हम नाभिका यानी हाइलम कहते हैं। हाइलम कहते हैं, इसके अंदर तो इतना ही पढ़ेंगे। हाइलम कहते हैं ये इसके अंदर आवरण पाए जाते हैं, बाह्य आवरण। बाह्य आवरण को अध्यावरण कहते हैं, जो इसकी रक्षा करने का काम करता है। ये गुरु बीजाणुधानी या बीजांड का काम करता है। अब देखते हैं इंटीग्यूमेंट क्या होता है। इंटीग्यूमेंट मैंने बताया था कि दो तरह से होता है। इंटीग्यूमेंट दो तरह से होता है। पहला होता है अध्यावरण, दूसरा होता है बाह्य आवरण, है ना। आवरण, अंत आवरण, बाह्य आवरण, ठीक है। अंत आवरण, बाह्य आवरण हो गई, दो आवरण पाए जाते हैं, लेकिन लीची और अरंडी के अंदर 3 आवरण पाए जाते हैं, है ना। इंटीग्यूमेंट ये हो गया। अब हम देखते हैं माइक्रोपाइल। आवर्त इंटीग्यूमेंट कब पाए जाते हैं, आवर्त बीजी पादप जो होते हैं उनके अंदर इंटीग्यूमेंट पाए जाते हैं, जिससे क्या हो, इस जो गुरु बीजाणुधानी की रक्षा होती है ना, रक्षा होती है। डायरेक्ट इस पे अटैक करेगा, डायरेक्ट कोई भी आने वाला या कोई भी कुछ भी परागकण या कोई भी आएगा तो इसके ऊपर अटैच करेगा, मतलब कहने का मतलब इस पे ट्रांसफ़र होगा, है ना। तो ये रक्षा कर सकता है इसकी। इसके अंदर तो नाजुक संरचना होती है, तो उसकी रक्षा कैसे होगी, डायरेक्ट वो मर जाएगा। तो ये आवरण जो होती है इसकी रक्षा करने का काम करता है। अब हम देखते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या होता है, माइक्रोपाइल बीजांड द्वार जो होता है। बीजांड द्वार एक ऐसा स्थान होता है जिसके ऊपर इस स्थान को छोड़ के बीजांड द्वार पराग नली को प्रवेश कराने का काम करता है। प्रवेश द्वार होता है ये क्या हो, बीजांड द्वार प्रवेश द्वार होता है, जो क्या करता है, पराग नली को अंदर जाने का काम करवाता है ना, अंदर काम करवाता है। लेकिन ये एक ऐसा स्थान होता है जिसके पूरी बीजांड जो होता है, गुरु बीजाणुधानी जो होती है उसके ऊपर क्या पाई जाती है, आवरण पाए जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा स्थान है जिसके ऊपर आवरण नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, आवरण नहीं पाए जाते। अब न्यूसेलस पढ़ते हैं, जो क्या होती है, ये रहा न्यूसेलस यानी होता है, न्यूसेलस यानी मैंने नहीं लिखा ना, बीजांड का है, बीजांड काय, इसे हम कहते हैं बीजांड काय। ये बीजांड काय होता है, बीजांड काय के अंदर द्रव्य पाया जाता है। ये द्रव्य इसे लचीलापन प्रदान करने का काम करता है। अब और डिटेल से पढ़ेंगे इसको, इस अंदर की संरचना को और डिटेल से पढ़ेंगे आगे, कि इसमें कितनी कोशिकाएं बनती है, कितनी प्रतिमुख कोशिकाएं बनती है, कितनी सहायक कोशिकाएं बनती है। अब हम देखते हैं न्यूसेलस तो हो गया। अब हम देखते हैं एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक क्या करता है, लास्ट वाला एम्ब्रियोसेक मेन है इसके अंदर। एम्ब्रियोसेक जो ये डायग्राम है, कहने का मतलब गुरु बीजाणुधानी जो होती है उसके अंदर एम्ब्रियोसेक पाया जाता है। एम्ब्रियोसेक क्या करता है, पोषण प्रदान करने का काम करता है। अगर इसे पोषण नहीं मिलेगा तो ये बीज में रूपांतरित नहीं होगा, तो ये पोषण प्रदान करने का काम करता है। अभी इस भ्रूण कोश को, एम्ब्रियोसेक को और आगे पढ़ेंगे हम, मैं और डिटेल से बताऊंगी। इससे में इतना ही था क्योंकि इतना ही बताना था इसमें, है ना, बता सकती थी, लेकिन अगर आगे पढ़ेंगे तो और डिटेल से समझ में आएगा। ये थोड़ा सा इसके बाहरली लेयर ही है जिससे इतना ही समझ में आया, है ना। आगे और बताऊंगी जिससे बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि पता भी तो नहीं है तुम लोगों को भी, है ना। तो मैं आगे और अच्छे से डिटेल से पढ़ाऊंगी, ठीक है। आज थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो अगर ना वीडियो सही लगे, अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, इतना लाइक तो कर ही देना, इतना तो आपके लिए बनता ही है, प्लीज़ प्लीज़, है ना, ठीक है। अगर लाइक मतलब कहने का मतलब अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना, डिसलाइक कर देना, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, लेकिन दोनों ही कंडीशन में सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है दोस्तों। अगले वीडियो में हम मिलते हैं, ठीक है।